नमस्कार हां, शेतकरी मित्रांनो. ॲग्रोवनच्या शेतकरी संवाद या विशेष कार्यक्रमामध्ये आज आपल्या सोबत आहेत एडलवाइज ॲग्री सप्लाय चेन या कंपनीच्या रिसर्च संशोधन विभागाच्या प्रमुख अ, प्रेरणा देसाई मॅडम. आणि देसाई मॅडम यांची मी आपल्याला थोडक्यात ओळख कशी करून देईल की गेली 25 वर्ष देसाई मॅडम या भारतामध्ये शेतमालाचं संशोधन या क्षेत्रामध्ये खास करून ज्याला आपण मार्केट अनालिस्ट म्हणतो किंवा कमोडिटी अनालिसिस म्हणतो, तर अशा प्रकारे शेतमाल वस्तू बाजार संशोधन आणि विश्लेषण या क्षेत्रामध्ये त्या गेली 25 वर्ष भारतातल्या अव्वल अशा ज्या काही ब्रोकिंग आणि ऍग्रीकल्चर सप्लाय मध्ये काम करणाऱ्या कंपन्या आहेत, त्या कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या कॉर्पोरेट्समध्ये त्यांनी आपली सेवा दिलेली आहे. विशेष म्हणजे भारतातली जी सगळी इंग्रजी आणि बिझनेस चॅनल्स आहेत, इंग्रजी दैनिक आणि बिझनेस चॅनल्स या या यावरही त्यांनी वेळोवेळी आपला रिसर्च त्या शेअर करत असतात. या कामाशिवायच देसाई मॅडम यांचा एक वेगळा सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की त्यांनी राष्ट्रीय युवा संघटन या गांधीवादी विचारांच्या तत्वावर आधारलेल्या संघटनमध्ये खास करून युवक केंद्रित युवकांसाठी एक चांगलं काम त्यांनी उभं केलेलं आहे. आणि या संघटनच्या संस्थापक सभासद आहेत त्या. हा संघटन बेसिकली सर्वोदय किंवा सर्वोदयाच्या विचारावर यांचं कामकाज चालतं आणि गांधीवादी विचारांचा आजच्या संदर्भामध्ये नेमका प्रचार प्रसार आणि गांधीवादी विचार आहेत तसे अतिशय आजच्या रेफरन्सने आजच्या घटनाक्रमामध्ये ते व्यवस्थित डिकोड करून सांगण्याचं काम आणि या संबंधीचा ऍक्टिव्ह असा एक कार्यक्रम ह्या राष्ट्रीय युवा संघटनच्या माध्यमातून राबवला जातोय. आणि खास करून लहान शेतकऱ्यांसंदर्भात जो छोटा शेतकरी आहे, तर आपल्या एकूणच पॉलिसीमध्ये आपल्या एकूणच शासकीय योजना आणि एकूणच आपल्या शेती क्षेत्रामध्ये छोट्या शेतकऱ्याचं किंवा अल्पभूधारक शेतकऱ्याचे हितांचं संरक्षण कसं होईल या अनुषंगाने सुद्धा गांधीवादी विचारांच्या माध्यमातून या सगळ्या प्रक्रियांवर राष्ट्रीय युवा संघटन काम करतंय. ऍग्रीकल्चर रिफॉर्म संदर्भात वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये अगदी ऍग्रीप्रेनर्स पासून तर पॉलिसी मेकर पर्यंत एक जी चर्चा सुरू आहे, तर त्या एकूणच त्या चर्चेच्या किंवा एकूणच या नॅरेटिव्हच्या संदर्भाने नेमकं शेतकऱ्याचं हित कशात आहे असं तुम्हाला वाटतं? अम, तो आपने सवाल ये पूछा कि अभी जो कृषि के कायदे कानून जो बने हैं उस संदर्भ जी में क्या राय बनती है, क्योंकि जी अलग अलग श्योर. तरह के लोग अपनी राय दे रहे हैं। सरकार ये समझाने पर है कि भाई ये कायदे फायदे कारक हैं। उसके दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं, और उसमें भी खास करके पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं वो ज्यादा मुखर होकर इसका विरोध जी कर रहे हैं। सही. तो ये 3 एंगल है इस समस्या को देखने के। जी तो सबसे पहले तो चूँकि आपने मुझको कहा कि मैं कमोडिटी एनालिस्ट हूँ, एग्रीकल्चर कमोडिटी को 25 साल से ट्रैक कर रही हूँ। तो एक तरह से मैं जो आर्थिक दृष्टिकोण है इसका, प्रोफेशनल दृष्टिकोण है, उससे भी जवाब दूँगी। और ओके. दूसरा जो मेरा एंगल है कि जिसमें मैं सर्वोदय के विचार पर काम करती हूँ। जी तो जो जी सबसे छोटा किसान है उसको इस कायदे से कोई फ़ायदा होने वाला है कि नहीं, जी ये भी उसका भी मैं जवाब देने का प्रयास करूँगी। जी श्योर. समझने की बात ये है कि जब से हमने उदारवादी अर्थनीति को एक्सेप्ट किया है, हमने ये माना है कि हमको जीडीपी की रेस में लगना है और हमको बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। जी ये सारी जो आर्थिक विचार की जो सोच है, वो जी. सोच ये मानती है कि किसान जितना छोटा होगा उतना नुकसानदायक है। अच्छा. क्योंकि खेती छोटी है, 1 डेढ़ एकड़ का खेत है, तो जी उसमें फसल की प्रोडक्टिविटी कम होती है, यील्ड ज़्यादा नहीं आता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है जी और संसाधनों की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। जी इसलिए खेत जो है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उतना जो है वो फ़ायदे कारक होगा। श्योर. मगर हमारे यहाँ ज़मीन जो है वो पुश्तैनी रहती है, हमको अपने जी माँ-बाप से विरासत में मिलती है।
एक पिताजी रहते हैं, उसके 3 बच्चे हुए, तो एक बड़े खेत का 3 हिस्सा हो जाता है, 15 एकड़ का 5-5 करके 3 एकड़ हो जी जाता है। फिर उस किसान के और 2 बच्चे होते हैं, तो उसका फिर वो 3 एकड़ का 1.5 एकड़ हो जाता है। ऐसा आजादी के बाद से जो चला, उसकी वजह से और हमारे देश में अत्यंत गरीबी होने की वजह से जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो कम लैंड होल्डिंग। तब आप ये मानकर सही। देखिए कि एक सोच ये कहती है कि खेती जितनी बड़ी होगी उतना फायदे कारक होगा, और उसके सामने तथ्य ये है कि हमारी एवरेज लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत कम है। तो इसका क्या रास्ता निकाला जाए? तो उसका रास्ता निकालने का काम सरकारें इतने वर्षों से करती आई हैं। तो वही रास्ता निकालने का काम इससे भी हुआ है। कानून ऐसे बनाए गए हैं। अब तक क्या हो रहा था कि बड़े इंडस्ट्री वालों को, बड़े उद्योग को, बड़े पैसे को खेती में पैसा लगाना संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि एवरेज लैंड होल्डिंग बहुत कम है। सरकार जो है वो जमाखोरी पर कानून बनाकर रखे हुए हैं। सरकार आप कहाँ से खरीद सकते हो, किसको बेच सकते हो, किस भाव पे बेच सकते हो, इन सारी बातों पर नियंत्रण रखा हुआ है। तो बड़ी पूंजी जो है वो इसमें उसको पैसा बनाने का कोई रास्ता नहीं। नहीं, तो बराबर। ये सारे नियम जो है किस तरह से खत्म किए जाए ताकि बड़ी पूंजी, बड़ा खेत, बड़ी व्यवस्था और 5 ट्रिलियन सही। ये रास्ता जो है वो साफ हो सके। तो इसीलिए इसमें जो है ये सरकार और वो सरकार का सवाल नहीं है। जब से हमने उदार नीति अपनाई, तो पहले जी तो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने पूरी उदार नीति, और अभी जो बीजेपी की सरकार आई उसने कांग्रेस की ही अर्थनीति को और ज्यादा जोर से जी घुसाने की कोशिश की। आप जी विडम्बना देखिए कि 91 की जो नीति, उदार नीति जब आई थी, वो भी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ था। जी और ये जो कृषि नीति आई है, इसका भी पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कोई एक जगह पे बैठा है जिसको ये लगता है कि ये सही नीति है, इसलिए ये नीति होनी चाहिए। और ये बराबर। सही नीति कहाँ से आती है? तो जो आपकी जो मॉडर्न जिसको कहें या आधुनिक या जो आज की अर्थव्यवस्था जो है, जो ये सोचती है कि बड़ा है तो ही लाभकारक है, हाँ हाँ। उसके चलते ये सारा चीज आ रहा है। अब सवाल ये है कि इस बड़े में लाभ है कि नहीं। इसको अगर हम जानते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि बड़े का लाभ बड़े लोगों को, हम्म। अगर तुम सही। छोटे हो तो तुम तक वो लाभ पहुंचेगा नहीं। मोटा मोटा अगर 1-1.5 मिनट में आपको मैं ये आज की अर्थनीति के कानूनों के बारे में समझाना चाहूँ, तो ये मेरा कंक्लूजन कि जी ये जो समझ गया। बनाया गया है ये आधुनिक जो अर्थशास्त्र है उसके तहत बनाया गया है, जिसमें ये माना गया कि विकास का क्रम होगा कि पहले आप खेती आधारित होंगे, फिर आप उद्योग आधारित होंगे, और फिर जब आपका बहुत विकास हो जाएगा तब आप सर्विस आधारित होंगे। जी तो इसका मतलब ये है कि भारत को जो है वो किसानी छोड़कर उद्योगीकरण में जाना चाहिए, और उद्योगों को भी छोड़कर फिर आगे आपको जो है जब आप अल्टीमेट विकास कर लेंगे तब आप सर्विस आधारित रह जाएंगे। श्योर। तो इसमें आप समझ लीजिए कि किसान की जगह कहाँ पर है। जी जी आपने मतलब एक एक इसका जो एक पोर्शन था, एक सही मायने में आपने छोटा और बड़ा, और जो हमारी जो सोच है आज की डेट में कि स्मॉल स्केल जो फार्मिंग मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है, उसमें पूंजी आनी चाहिए, और पूंजी आने के बाद वो वायबल होगा। लेकिन ये डर अभी सभी लोगों को है कि जब बड़ा पूंजीवाद आएगा या ऐसा बड़ा मैकेनिज्म आएगा, तब फार्मर्स का प्रोटेक्शन, मतलब उसके उसके हितों का प्रोटेक्शन कैसे होगा, इस पर एक बड़ा अभी एक प्रश्न चिन्ह या सवाल होता है। और दूसरी ओर मैडम ये भी एक प्रॉब्लम है कि आज की डेट में क्लीनिंग, ग्रेडिंग या प्राइमरी प्रोसेसिंग हो या पोस्ट हार्वेस्ट रिलेटेड जो भी पूरे देश में प्रॉब्लम है, तो वहां पर तो पूंजी की आवश्यकता है, और दूसरी तरफ ये डर है। तो इस बीच में क्या रास्ता निकाला जा सकता है? तो इसका एक स्वर्ण मध्य क्या हो सकता है ऐसे सिचुएशन में? तो स्वर्ण मध्य वाला जो है या सॉल्यूशन वाला है उसको हम थोड़ा बाद में लेते हैं। जी पहले हम जो कानून में जो बदलाव आए हैं उस हर कानून जी को हम एक थोड़ा जांच ले कि इससे जी किसानों को फायदा है कि नहीं है, क्योंकि बहुत ओके सारी ओके। डिबेट वगैरह चल रही है।
तो सबसे ओके। पहले का जो कानून है, जो बना भी और टूटा भी, वो आपका है हाँ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। आपका जो वस्तु अधिनियम जो कानून जी, है, जिसमें ये कहा गया कि भाई आप स्टॉक कर सकते हैं, आप चीजों को जो है आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, और बड़े बड़े जो जिनके इन्वेस्टर हैं वो लोग भी जो है वो स्टॉक कर सकते हैं। और जी, अभी जी। आप देख लीजिए कि कांदे का क्या हुआ, स्टॉक लिमिट आ गया तो एकदम। महाराष्ट्र स्टॉक लिमिट आ गया। तो मतलब हम्म, आप, मतलब हद है करनी और कथनी का, जो भेद है उसका अल्टीमेट हम लोग जीवन जी रहे हैं कि आप एक बोलो और दूसरे बाजू पलटो और कुछ और ही कर दो। जी, तो जी, वस्तु अधिनियमन का जो पूरा कानून था, जिसमें ये तय किया गया कि भाई किसान को पैसा मिलना चाहिए, कि लोग जो है उसके पास से खरीदेंगे, उसको स्टॉक करेंगे और फिर उसको बेचेंगे तो किसान को ज्यादा भाव मिलेगा। ओके, अब इसमें जो बात समझने की ये है कि किसान खुद कभी भी स्टॉकिस्ट नहीं होता है। जी, छोटा समझ लो या मझला समझ लो, सिर्फ बड़े किसान होते हैं वो ऐसा करते हैं कि गांव का जो छोटा छोटा किसान रहता है उसके पास से खरीद लेते हैं और फिर अपना सही, स्टॉक करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। उस राइट, बड़े राइट, किसान की भी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। कोई एमएनसी अगर आ जाए या कोई बड़ी भारतीय कंपनी ही क्यों नहीं आ जाए, क्योंकि अब तो सारे लोग जो है वो मॉल का जो सप्लाई चेन जो बना है, इसमें आपका स्टार बाजार है या उसमें आपका दूसरा जो है जी, जो दूसरे बहुत सारे नाम बने हुए हैं, आपको बहुत अंदाज है, सारे। वो लोग सीधे सीधे खरीदी करते हैं किसान। तो स्टॉकिंग जो है वो उनके लिए सहूलियत के लिए बनाया गया है। अच्छा, किसान जो है वो अपनी पैदावार करता है, अपना माल बेचता है और तुरंत दूसरी फसल में लग जाता है, क्योंकि उसके पास स्टॉकिंग करने के लिए ना तो कोई व्यवस्था है, ना ही उसके पास समय है, ना उसके पास समझ है उस तरह की। तो बराबर, इसीलिए जो वस्तु अधिनियमन का जो कानून बदला गया, उसमें एक बात तो पक्की है कि किसान का उससे कोई लेना देना नहीं। ओके, किसान ओके, को भाव ज्यादा मिलता है, जरूर मिलता है। जैसे आज अगर कांदे का किसान है तो उसको भाव ज्यादा मिल रहा है, पर वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि फसल खत्म हो गई, इसीलिए। बराबर, उसका वस्तु अधिनियमन से या स्टॉकिंग से या कुछ लेना उससे देना कोई नहीं, लेना देना नहीं है। आज अगर बराबर, यही फसल अगर बम्पर होती, तो प्याज की भाव फसल डाउन, अगर बम्पर होती, तो किसान जो है वो सड़ा हुआ प्याज जो है वो जमीन पर फेंकता। तभी हाँ, भी वस्तु अधिनियमन का कानून का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि कम भाव जब रहते हैं तब स्टॉकिस्ट भी स्टॉक नहीं करता है, जब तक भाव इतने नहीं गिर जाए कि उसको वो मुनाफा हो कि 2 रुपए में लेकर वो 4 रुपए में बेचे। तो इसलिए वो जब बम्पर क्रॉप रहता है तब भाव के 2 रुपए तक गिरने का इंतजार करता है और तभी वो स्टॉकिंग में जाता है। समझो भाव क्रॉप बम्पर हो गया, रिकॉर्ड क्रॉप हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन हो गया, तो कोई भी स्टॉकिस्ट आपको 20 रुपए का भाव नहीं देगा। नहीं देगा, वो इंतजार ही करेगा कि वो भाव गिर के 2 रुपया हो जाए और तभी सही, वो स्टॉकिंग करने के लिए आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये स्टॉकिंग का या ये जो कानून बदला गया है, उसका किसान के साथ कोई लेना देना नहीं। बराबर। ठीक है। आपने ये बहुत सही मुद्दा है मैम, आपने जो भी पकड़ा है। तो मेरा इससे एक छोटा प्रश्न, इससे जोड़कर एक छोटा मैं उप प्रश्न सवाल पूछना चाहूंगा कि बहुत बार जैसे आपने कहा कि सस्ता है तो तभी स्टॉकिस्ट आएगा मार्केट में, और बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि फार्मर का जो सीजनल जो उसका सरप्लस या अराइवल होता है, वो जैसे ही वो फार्मर का माल बेचा पूरी तरह से बेचा जाता है, तो उसके बाद एक बड़ी तेजी आती है। तो जैसे चना में हमने देखा कि हर बार फार्मर का सेलिंग, मतलब फार्मर का अराइवल जैसे ही खत्म हो जाता है तो उसके बाद बड़ी तेजी आती है। तो इसका क्या कोरिलेशन है, ये स्टॉक लिमिट या कंप्लायंस है, या मतलब ये समझ में नहीं आता है कि हमेशा ऐसा ही होता है कि 2015 में देखा था हमने पूरा चना का क्रॉप बेचा गया, उसके बाद में बड़ी तेजी आई। इस साल भी, इस साल तो नाफेड एक बड़ा स्टॉकिस्ट है। तो मुझे ये लगता है कि पहले छमाही में जब किसान का माल खत्म हो जाता तो बाद की जो छमाही रहती है तो वहां पर तो प्रोसेसर या स्टॉकिस्ट का ही पैसा होता है, वो डबल होता है ऑलमोस्ट। तो इसको कैसे फार्मर के हित में लाया जा सकता है, ये सारा मैकेनिज्म? जो मार्केट मैकेनिज्म है ना, जी, जिसको हम कहते हैं डिमांड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है, वो हमेशा इस नियम पर ही काम करता है कि जब सप्लाई ज्यादा रहेगी तो भाव गिरेंगे, और जब सप्लाई खत्म हो जाएगी तब भाव उसके उठेंगे। तो ये जो पूरा पूंजीवादी जो हाँ, हाँ, जो विज्ञान है, वो जी, विज्ञान यही कहता है
कि जब बहुत ज्यादा सप्लाई होगी तब दाम देंगे ही। अगर आप उस विज्ञान में मानते हैं तो ऐसा होना ही होना है। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे नोबेल प्राइजेस, ये सब हमको यही सिखाते हैं कि जब भी सप्लाई ज्यादा रहेगी तब भाव गिरेगा ही गिरेगा। इसका मतलब ये है कि किसान के पास जब माल रहेगा हाँ, तो किसान जब सारा बेचने आएगा तब उसका भाव गिरना ही गिरना। भाव को अगर संभालना है तो दो तरीके हो जाते हैं। या तो ये है कि तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई है जी, उसको आप अब्सॉर्ब करो। अच्छा, ये एक्स्ट्रा सप्लाई कौन अब्सॉर्ब कर सकता है? तो सरकार इंटरवीन करती है और वो माल खरीद लेती है, और तो एक्स्ट्रा निकल जाती है और भाव बढ़ता है। मगर उस बढ़े हुए भाव का फायदा किसको हुआ? दो ही लोगों को हुआ। एक तो जिस किसान ने उस सरकार को बेचा, जो 6 से 7% ही है कुल किसान बिरादरी का। कमी कम है। एमएसपी पे कितने किसान बेच पाते हैं? तो एमएसपी एक तो सभी अनाजों पर, सभी उत्पादन पे लागू नहीं होता है। जिन पे लागू होता है उस पे भी कुल किसान का बहुत कम हिस्सा है जो एमएसपी पे बेच पाता है। तो उस किसान को फायदा हुआ, और दूसरा फायदा सरकार को कि सरकार की जिस एजेंसी ने उसको खरीद लिया, जो आपने कहा कि सरकार ही अभी सबसे बड़ी स्टॉकिस्ट हो गई है। तो सरकार अगर नहीं बेचे तो बाजार में उसकी सप्लाई जो है वो घट जाती है और भाव ऊपर जी, चला जाता है। ऊपर के भाव पे सरकार बेचती है। वो सरकार बोनस किसान के साथ बांटती है क्या? तो नहीं बांटती। ये गन्ना किसान जो है उसके साथ जो कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर महाराष्ट्र में है, उसमें एक बार हम देखते भी हैं कि जी, जो मिलें होती है वो एक दाम देती है, फिर भाव ऊपर गया तो फिर दूसरा दाम देती है। पर उस तरह की विलासिता अगर मैं कहूँ तो सिर्फ गन्ना किसानों के, देश में किसी भी किसान को वो फायदा नहीं मिलता है, और ऐसा संभव नहीं सही, है कि हर किसान गन्ना किसान बन जाए। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब जब भी सप्लाई ज्यादा रहेगी, और वो भी ऐसी सप्लाई जो कई लोगों द्वारा की जा रही है। समझो सरकार अगर एक सप्लायर है तो वो कंट्रोल कर सकता है सप्लाई को, मगर यहाँ तो लाखों किसान हैं जो अपनी फसल बेच रहे हैं, और वो उन लोगों में कोई आपसी एकता नहीं है कि वो लोग तय करें कि भाई ये भाव मिलेगा तो ही मैं बेचूंगा। क्योंकि किसान इतना गरीब है कि उसको पैसा चाहिए। उसने जो उधारी पे लिया है, जो प्राइवेट लोगों से उधार पे लिया है या जो बैंकों से उधार लिया है, वो पैसा उसको चुकता करना है ताकि उसको जी, दूसरा पैसा मिले। जी, तो इसलिए सप्लाई ज्यादा होने की वजह से भाव गिरता है, और जब सप्लाई खत्म हो जाती है तो भाव ऊंचा होता है। वो ये मार्केट की व्यवस्था है, और ये ऐसा ही होगा चाहे कुछ आप कर लो, जब तक हम इस व्यवस्था में हैं तब तक। ओके, ओके, ओके। तो जैसे आपने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में कहा, तो उसी प्रकार बचे हुए जो मोटा-मोटी 2 कानून है, एक एपीएमसी एक्ट है, हम्म, जो जिसमें एक बड़ा बदलाव अभी हो रहा है। हम्म, हालाँकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको टेम्परेरी अभी होल्ड पर रखा है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, हम्म, जिसको हम जो भी बहुत सारे चर्चा में। तो हम्म। क्या ये 2 कानून ये पूरी एग्रीकल्चर सप्लाई चेन या पूरा फार्मर का अर्निंग बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? तो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा आसान है समझने के लिए। आप ये समझिए कि जो वस्तु थोक में उपलब्ध है, जो मुझको 10 रुपए की चीज मुझको 8 रुपए में अगर मिल सकती है, तो मैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कभी भी नहीं करूँ। अच्छा, ठीक है ना? जैसे जो धान है, गेहूं है, चना है, कपास है, ये हम लोग दुनिया के पहले 1, 2, 3 नंबर के प्रोड्यूसर में। जी, तो बायर के लिए वो आसानी से मिल सकती है, इसलिए बायर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेगा। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किन चीजों की होगी? जो आसानी से उपलब्ध नहीं है उन चीजों की। मतलब क्या? कि चिप्स के लिए विशेष आलू चाहिए आपको, या फिर जी, सॉस बनाने के लिए विशेष टमाटर चाहिए आपको, समझ या गया। आपको ऑर्गेनिक खेती करनी है क्योंकि ऑर्गेनिक का दाम ज्यादा रहता है और किसान वो रिस्क लेना नहीं चाहता है, या किसी विशेष प्रकार का कुछ काजू चाहिए या इस तरह की कोई चीज चाहिए, तो इन विशेष चीजों में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। वो ओके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोटे छोटे किसानों के साथ होगी क्या? तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि मैं अगर उद्योगपति हूँ और मुझको ऑर्गेनिक कॉटन उगाना है, तो मैं 1, 1.5 एकड़ का किसान कभी भी नहीं खोजूंगी।
मैं खोजूंगी कि 10-15 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ की जमीन जिसके पास हो, जिसके पास इरिगेशन की व्यवस्था हो, ताकि जो ये विशेष प्रकार की चीज मैं उगाना चाह रही हूँ उसके लिए सारा साधन उसके पास उपलब्ध हो। तो साधन संपन्न किसानों के साथ ही और विशेष वस्तुओं के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कल्पना आती है, क्योंकि जो चीज आसानी से उपलब्ध है उसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूँ ना, क्योंकि मैं जब कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तब मुझको भाव पहले से तय कर लेना पड़ता है किसान के साथ। मतलब इसका ज्यादा किसानों को फायदा नहीं है, ये तो बहुत ही स्पेसिफाइड ज्यादा सेगमेंट हो किसानों को फायदा नहीं है ये नहीं है, इसका सही मतलब ये है कि कुछ ही किसानों को इसका फायदा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अभी हम लोग जो तीसरा वाला जो एपीएमसी का जो रद्द हुआ, एक्ट जो कैंसिल हुआ उसके बारे में, एपीएमसी एक्ट क्या कहता है कि किसान को अभी हम जो है वो मजबूर कर रहे हैं कि आप मंडी में ही आकर बेचो जी। वो एक्ट खत्म कर दिया उन्होंने, कहा कि अब किसान के घर से तुम माल खरीद सकते हो। तब सवाल ये है कि मैं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ या मैं रॉ मटेरियल खरीदती हूँ या मैं समझो आटा मेकर हूँ या मैं जो है वो तेल घानी के मालिक हूँ और मुझको जो है वो सोयाबीन खरीदना है और मैं फार्म गेट से सोयाबीन खरीदती हूँ, तो मैंने किस दाम पे खरीदा उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जब तुम मंडी में रहते हो तो मंडी में ही कितना घालमेल तो होता है, मंडी में भी कच्चा बिल, पक्का बिल, 50 तरह के बिल बनते हैं, किसान को कम भाव दिया जाता है और तुम खाते में एक भाव लिखते हो। तो मंडी में भी ये फेल कर रहा था, मगर मंडी में अगर किसान कोई अगर अड़ जाए या किसान एकत्रित हो जाए या इकट्ठा आ जाए और कहे कि नहीं ये दो बिल नहीं चल सकते, हम जिस भाव पे बेचेंगे उसी पूरा भाव हमको मिलना चाहिए, तो एक व्यवस्था बनी हुई। पर जैसे ही तुम फार्म गेट पे चले जाते हो कोई कंट्रोल नहीं, कोई संरक्षण नहीं। तो ये मतलब क्या हुआ? अच्छा, सरकार भी जो है वो मंडी से ही खरीदती है, तो जब आप इस तरह की खुली छूट दे देते हो मार्केट को एपीएमसी हटा के, तो आप एक तरह से कहते हो कि भाई तुमको खरीदो, जितना खरीदना है, जहां से खरीदना है, जिस भाव में खरीदना है तुम अपना खरीद लो। मतलब उद्योगों को सस्ता कच्चा माल मिले उसकी व्यवस्था सरकार करती है। एमएसपी खत्म हुआ क्या? तो एमएसपी नहीं खत्म जी। एमएसपी का फायदा वैसे ही कुछ ही किसानों को मिल रहा था, तो वो तो हो सकता है कि 2 साल तक और उसको कंटिन्यू करें, और एमएसपी की वजह से जो बाकी के भाव सुधर जाते थे कभी, अब उसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि एमएसपी का जो 5-6% किसान जो है वो एमएसपी पे बेचेगा और बाकी का सारा किसान जो है वो मार्केट की मर्जी पर है, मार्केट की दया के ऊपर है। और मार्केट ये कहता है कि उत्पादन बहुत ज्यादा हो तो भाव नीचे जाएगा, उत्पादन कम हो तो भाव ऊपर जाएगा। तो एपीएमसी का खत्म होने का विरोध क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जो तुमने कम से कम दिखाने के लिए ही क्यों ना हो, तुमने कानून बनाया था। हाँ। तो किसान यहीं आकर बेचेगा, तो किसान को एक तरह का बुलावा रहता था कि चलो मंडी में तो बेचेंगे तो अच्छा ही भाव मिलेगा, वो तुम हटा दो। और एक बात समझने की है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान क्यों इसको विरोध कर रहा है, सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है। तो अभी क्या है, किसान भी जो है वो उसमें किसी प्रकार की एकता नहीं है। पंजाब और हरियाणा से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद गेहूं और चावल की जो 80% जरूरत जो पीडीएस में जो गरीब घरों को जो राशन के माध्यम से जाता है वो वहीं से आता है, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान उनको होने वाला है, इसलिए वो रास्ते पर है। बट इस कानून की सच्चाई ये है कि धीरे धीरे करके व्यवस्था ये बनानी है कि सभी लोग जो है वो मार्केट आधारित हो जाए, और मार्केट आधारित हो जाएगा तो बड़ी पूंजी उसमें आएगी, और जो बड़ी बड़ी की जो मैंने आपको शुरू में ही एक लॉजिक समझाया कि क्या है आधुनिक अर्थतंत्र किस तरह से सोचता है और चलता है, उस दिशा में धक्का देने के लिए कानून बदलना जरूरी। धीरे धीरे सच्चाई ये है कि 2 साल के बाद एमएसपी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास एमएसपी पर खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। अभी आप देखिए ये स्लो डाउन मंदी के चलते जो है कर नहीं जमा हो रहा है, तो सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? सरकार पैसा छाप सकती है, पर अगर छापेगी तो दुनिया भर में उसका जो है वो वैल्यू गिर जाएगा,
और हम तो Right. दुनिया भर में पैसा मांगने के लिए घूमते हैं, तो इसीलिए Right. दुनिया हमको पैसा दे, उसके लिए भी हमको ये भ्रम बनाए रखना जरूरी है कि हम पैसा छाप नहीं रहे। तो सारा एक दूसरे में उलझा हुआ है, बट दिशा जो है ये निश्चित ही ये है कि एमएसपी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज तुम रास्ते पर हो इसीलिए तुमको भ्रम करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि नहीं एमएसपी तो रहेगी, पर आखिर में जो उसकी दिशा है वो ये है कि एमएसपी को खत्म हो जाना चाहिए, एमएसपी टेक्निक्स। आपने मतलब सुरू में जो भी आपण सुरुवातीला जी प्रस्तावना केली आणि त्याच्यानंतर तिन्ही कायद्यांचा जो आजच्या अनुषंगाने संदर्भ आहे, तर त्यातला ज्याला आपण पॅलेसिस म्हणू शकतो किंवा त्यातले जे काही दोष आहेत किंवा त्याच्या संदर्भात जो काही आता एक मोमेंटम क्रिएट झाला आणि जणू काही त्याच्यामुळे संबंध शेती क्षेत्र ट्रान्सफॉर्म होणार आहे आणि खूप मोठे बदल होणार आहेत. तर तुम्ही भांडवल वादाचा अनुषंगाने किंवा भांडवल जो कॅपिटलिस्ट अप्रोच असतो म्हणजे अगदी स्टॉक करण्यापासून असेल किंवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग असेल किंवा एपीएमसीच्या बाहेर जसं एक संरक्षण ऍटलिस्ट काही का असेल एक संरक्षण आहे, पण बाहेर मग तर खुली छूट आहे. आणि सगळ्यात शेवटी तुम्ही जो समज केला की एमएसपी आणि या सगळ्यासाठी सरकार बाजूला होतंय आणि आपली जबाबदारी म्हणा किंवा सरकारला हे पुढे जाऊन पैसे सुद्धा त्यासाठी कितपत उपलब्ध राहतील हा सगळा एकूण प्रश्न बघता याच्यात एक प्रश्न असा होतो मॅडम की ज्याला आपण ऍग्रिरियन क्रायसिस म्हणतो किंवा शेतीचा पेच प्रसंग म्हणतो आणि 58% लोकांना आज पण रोजगार देतोय आपल्या 135 कोटी लोकसंख्येमध्ये असं जे क्षेत्र आहे की त्याच्यातला जो क्रायसिस आहे तर तो पेच प्रसंग किंवा हा जो प्रॉब्लेम आहे तर अशा प्रकारच्या रिफॉर्म्स आणि अशा प्रकारच्या कायद्यांची मर्यादा लक्षात घेऊन सुद्धा मला असं वाटतं की मग पुढची सोल्युशनच्या दिशेने जसं तुम्ही म्हणाल की याच्यात नेमका काय अप्रोच असला पाहिजे त्यातही लहान शेतकऱ्याला आणि सर्वसमावेशक म्हणजे जास्तीत जास्त शेतकरी त्याच्यात आपण सहभागी करू शकू असं काही मॉडेल तुम्ही असे काही थॉट्स तुम्ही शेअर करू शकाल का? इथे म्हणजे इधर क्या है कि जो जिस गांधी से मैं जुड़ी हुई हूँ वहां पर एक सुझाव दिखता है, मगर गांधी की जो शर्त है वो शर्त ये है कि तुमको खुद से शुरुआत करनी पड़ती, यू बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन अदर्स। म्हणजे जो बदलाव तुम दूसरों में देखना चाहते हो सबसे पहले तुमको खुद में वो बदलाव करना पड़ेगा जी। जो 70 साल की डेमोक्रेसी हमको मिली या जो आज की व्यवस्था हमको मिली उसने हमको ऐसा सिखाया कि तुम कुछ मत करो, सारा जो है वो सरकार करेगी। तुम 5 साल में एक बार वोट दो और फिर 5 साल तुम सो जाओ, तुमको सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं। सरकार जो है वो जो कर रही है सही है, नोटबंदी की सही है, जीएसटी लाया सही है, मतलब तुम सवाल मत करो। जो कृषि कानून तुमने बदले या जो तुमने 91 में नई अर्थ नीति लाई उसमें ये माना गया कि जो सरकार में बैठा है वो ही सही है और वो जो करता है उसको करने की छूट देनी चाहिए। तो किसान हो या हम लोग हो, आपके हमारे जैसे जो पगार पाकर नौकरी करते हैं वो सब लोगों को ऐसा लगता है कि करने का जो है वो दूसरे को है, हमको कुछ करने की जरूरत है। इसीलिए किसान जब रास्ते पे उतरता है तो किसान क्या बोलता है कि तुम मुझको एमएसपी, तुम खरीद लो, तुम किधर से पैसे लाते हो उससे मुझको कोई लेना देना नहीं। अगर तुम ऐसा मानोगे तो किसान सरकार के पास तो ऐसा खत्म होना ही होना है जी। उसमें कोई संभव नहीं है कि तुम 58% लोग जो किसानी पर आधारित है उन सबको जो है वो पैसा दे देकर उनका पालन पोषण। अच्छा, ये संभव नहीं है। ये क्यों संभव नहीं है उसकी चर्चा में अगर हम लोग जाएंगे तो दिशा जरा भटक जाएगी अपनी चर्चा की। मगर हम ये समझे कि अगर हम ये माने कि सरकार किसानी को बचाएगी तो ये हम लोग गलत है, ये संभव है। किसान को खुद अपनी किसानी बचानी पड़ेगी। अगर इस बात को हम लोग माने तो इसका मतलब है कि किसान को खुद भी कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, है ना? 2-3 चीजें इसमें से निकलती है। दूसरा और एक आंकड़ा देती हूँ आपको। आप कहते हैं कि 58% लोग देश में किसानी पर निर्भर हैं।
58 है 65 है क्या है उस पर एक बार डिबेट हो सकती है, पर अपन 60 मान ले एक बार चर्चा के खातिर। जी मगर देश की कमाई में किसानों का हिस्सा सिर्फ 18%। जी 60% जनता निर्भर है, पर उनको कमाई में से सिर्फ 18% मिलता है। जी जी तो इसके दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो आप 58% को कम करो या वो 18% को बढ़ाओ। जी 58% को कम करना मतलब आज की जो सरकार कर रही है वो करना, मतलब कि किसानी हाँ। छोड़ दे, किसानी पर निर्भर लोगों की संख्या कम हो जाए ताकि ये सरबर हो जाए। दूसरा ये रास्ता है कि भाई जो 18% कमाई मिल रही है किसान को, वो कमाई का हिस्सा बढ़ाया जाए कि जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है, उसको 100 में से सिर्फ 18% मिले, और जो मेहनत नहीं करता है, जो पैसा डालता है और पैसा उगाता है, जी जी उसको तुम 82% का रोटी का हिस्सा दे देते। हाँ हाँ तो जो श्रम और बुद्धि जिसके ऊपर गांधी ने सवाल किया कि तुमको श्रम और पूंजी या बुद्धि दोनों को बराबर महत्व देना पड़ेगा। अच्छा तुम ये नहीं बोल सकते हो कि श्रमिक को जो है वो न्यूनतम मिलेगा और पूंजी को जो है वो न्यूनतम का जो भी ऑपोजिट है मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम है ना। हम तो कहते हैं ना कि पूंजी के लिए स्काई इज द लिमिट, आकाश लिमिट है, पर श्रम के लिए हम क्या बोलते हैं कि न्यूनतम तो तुम इतना दे ही दो। या मजदूर को हम क्या बोलते हैं कि न्यूनतम उसकी पगार जो है वो इतनी होनी चाहिए। तो इसलिए श्रम और पूंजी का महत्व जो है वो बराबर पहले अपने मन में बने, सरकार तो दूर की बात है। तो ये दूसरा मैं ये कहती हूँ कि ये जो मुद्दा है कि किसान को अपनी कीमत तय करने का अधिकार नहीं है। पेन वाला पेन भी बनाता है तो वो तय करता है कि उसकी पेन कितने में बिकेगी, मगर किसान गेहूं उगाता है या किसान कपास उगाता है या किसान दाल उगाता है तो उसकी कीमत पर उसका कोई अधिकार नहीं। तो किसान की चिंता, आप कुछ रोकना चाह रहे हैं क्या मुझको? नहीं नहीं, हाँ, किसान की दिक्कत यह है कि उसको उसके माल का दाम तय करने का अधिकार मिले। जी जी सरकार ये करने वाली नहीं क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। उद्योग ये करने वाला नहीं है क्योंकि उद्योग को सस्ता माल चाहिए। तो कौन करेगा ये? जी। तब गांधी कहते हैं और कहते हैं कि किसान खुद क्यों नहीं करे ये? अच्छा, खुद कैसे कर सकता है किसान? अकेला किसान कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मगर महाराष्ट्र के सारे किसान अगर इकट्ठा आ जाएं जी और ये तय करे कि भाई तुअर दाल हम इतने से कम में नहीं बेचेंगे जी, महाराष्ट्र में रहने वाली जनता तो तुअर का वो दाम देगी ही देगी। बाहर के जो लोग हैं वो भी तुम्हारे यहाँ बेचने के लिए आ जाएंगे क्योंकि तुम्हारे यहाँ दाम ज्यादा है। मगर तुम्हारा किसानों का संगठन कहो या किसानों की सहकारी संस्था कहो या किसानों का एकता जो है वो इस तरह का ढांचा आप बनाओगे कि बाहर से कोई आ नहीं सकता है और भीतर का जो है उसको देना पड़ेगा। आपको ऐसी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी जिसमें दाम तय करने का अधिकार किसान के हाथ में हो। पर इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है? हाँ, सिर्फ एक मुद्दा बोल के मैं खत्म करती हूँ इस बात को कि इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है? एकता, किसान की एकता। लेकिन एकता के नाम पे बात करना आज गाली देने के बराबर हो गया। एकता की बात मत करो। एकता क्या होती है? धर्म के नाम पे टूटो, जाति के नाम पे टूटो, अमीर गरीब के नाम पे टूटो। एकता की बात तुम करने जाओ तो तुम शांति यात्रा भी इस देश में अब नहीं निकाल सकते। क्यों हो रहा है ये? किसान को तुम एक मत होने दो, उपभोक्ता को तुम एक मत होने दो, जनता को तुम एक मत होने दो, क्योंकि टूटे हुए पर राज करना आसान है। किसान अगर टूटा हुआ रहेगा तो ही माल सस्ते में मिलेगा, तभी वो खेती बेचने पे मजबूर होगा और खेती का कंसोलिडेशन होगा और बड़ा बड़ा जो आप सोच रहे हो वो संभव। तो इसीलिए जब तक किसान की एकता में करना किसको है? किसान को खुद करना है। बराबर। क्योंकि गांव में जो चोटीधारी बड़ा किसान है वो अपने ही गांव के छोटे किसान को दबाता है।
या फिर शहर का कोई अंबानी या टाटा अगर वो बड़े किसान को दबाए तो उसमें नवाई क्या है कि तुम मत्स्य न्याय में भरोसा करते हो। अगर मत्स्य न्याय में भरोसा करोगे तो तुमको भी कोई बड़ी मछली आगे निकल जाने वाली, जैसा आज तक तुम अपने से छोटे को दबाते रहे। ये तो तो होगा ही। ये जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक वो संभव नहीं। और बहुत आसान है सरकार के ऊपर दबाव डाल, तुम एमएसपी हमको दो, ये बहुत आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप अगदी आपण ज्या सोल्युशनच्या दोन भाग आपण केले आणि दोन्ही भागांमध्ये आपण जो विचार मांडलाय, तर प्रामुख्याने एक त्याच्यात तुम्ही जे सांगितलं की फार्मरला आपल्याला स्वतःहून काहीतरी करायचंय आणि तुम्ही उदाहरण दिलं की आपल्या कम्युनिटीज आपण एकत्र येऊन कशा विकू शकतो. तर आपण नक्कीच चांगला एक असा विचार दिला की या संदर्भात मी तुम्हाला एक रेफरन्स शेअर करतो की महाराष्ट्रामध्ये फार्मर्स ग्रुप, फार्मर प्रोड्युसर कंपनीज, तुम्ही सांगितलेल्या सिद्धांतानुसार आज असं चाललंय की लोक आपल्या व्हॅल्यू चेन्स, आपल्या फार्मर्सच्या मालकीच्या व्हॅल्यू चेन्स तयार करून आपल्याला आपल्या प्राइस, आपल्या प्रोडक्टची प्राइस आपण कशी ठरवू शकतो या संदर्भाने आता महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन असे काही ग्रुप्स काम करतायत आता. आणि जे रेप्लिकेबल मॉडेल्स आहेत, हा एक याच्यातला तुमच्या सांगण्यातला जो काही रेफरन्स होता तो त्याला एक पक्का आता एक मुवमेंट आहे. आणि दुसरा तुम्ही जे सांगितलं की आपण आपलं कॉन्ट्रीब्युशन काय आणि आपण प्रश्न विचारत नाही व्यवस्थेला आणि आपण काहीतरी मागत राहतो, या प्रक्रियेमध्ये ही जी काही दुष्टचक्र किंवा जे काही विशेष सायकल आता सुरू आहे, तर ते ब्रेक हे नक्की झालं पाहिजे. आणि ते ब्रेक जर झालं आणि आपण जर प्रश्न विचारायला लागलो आणि आपण आपल्या लेवलला एकत्र येऊन जर काम करायला लागलो, तर सोल्युशन दिसतात. ह्या तुमच्या सांगण्याला पक्का संदर्भ आहे. महाराष्ट्रामध्ये आता अशा प्रकारचे ग्रुप्स काम करतायत. त्यांचं कामाचं स्वरूप भले छोटं असेल, बट ते रेप्लिकेबल आहे. आणि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे मी आणखीन एक चांगला रेफरन्स तुम्हाला नक्की शेअर करेन की तुम्ही मांडलेला मुद्दा हा पुढे कसा जातोय की फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी ज्या आहेत आता नव्या कायद्यानुसार तयार झालेल्या, तर त्यांचं काम समहाऊ त्या सगळ्या ज्या व्हॅल्यू चेन्स आहेत त्या शेतकऱ्यांच्याच मालकीच्या आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये जो नफा होतो तो नफा सुद्धा शेअर केला जातो शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत. आणि एखादं गोदाम वेअरहाऊस असेल तर त्याच्यावर मालकी त्या कंपनीच्या, फार्मर्स कंपनीच्या सभासद शेतकऱ्यांची असेल. म्हणजे 500 असतील, 1000 असतील, 1500 असतील. तर एक प्रकारे त्याचं अनालिसिस असं आता केलं जातंय की एक प्रकारे सोशलिस्ट मॉडेल आहे हे, की गांधी विचारांवर आधारलेलं, की ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू चेनची मालकी आणि नफा हा वाटून घेतला जाईल. तर तुम्ही जो थॉट मांडलाय आणि त्याची गांधी विचारांमध्ये जी बीजं आहेत, तर त्याचं कोरिलेशन अगदी पक्का आहे. आणि याच्यात अगदी ते आज त्याचं अस्तित्व अनेक महाराष्ट्रामध्ये खूप साऱ्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या आहेत की ज्यांचे इथे मी सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आहे, गोदावरी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आहे. आणि ह्या दोन कंपन्यांचं नाव मी प्रातिनिधिक घेतलं. अनेक छोट्या मोठ्या कंपन्या गाव पातळीवर असं ग्रुप्स काम करताय, शेतकरी गट काम करताय. तर आपण पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण कायदा आणि नंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आपल्या जबाबदाऱ्या अशा प्रकारे हा विषय अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण समजून सांगितला. आणि त्या तो थॉट जर आपल्याला पुढे कॅरी करायचा असेल, तर तो आपण जितका आपली एक सगळ्यांची एक जबाबदारी आहे. इथे फार्मरच नाही तर एकूणच सोसायटीची पण ती आपल्या सगळ्यांची एक जबाबदारी आहे की आपण प्रश्न विचारणं आणि आपले कर्तव्य आणि आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण पाडणं, ह्या दोन्ही गोष्टी अतिशय चांगला टेकअवेज आहे आणि अतिशय चांगलं याचा मला असं वाटतं की याचा सार आहे. तर आपण एवढा वेळ दिला आणि एक कमोडिटी अनालिस्ट किंवा एक मार्केटमध्ये काम करणारी एक एंटिटी म्हणून आपण या सगळ्या गोष्टींना एक चांगली अशी वैचारिक जोड आणि बैठक दिलेली आहे. आपलं मी एग्रो डिजिटल आप कंक्लूड करो, उससे पहले मैं सिर्फ आपको ये फार्मर जी, प्रोड्यूसर जी, कंपनी के बारे में मैं आपसे जी, कहना चाहूँ जी, बोलिए कि बोलिए आप मैडम। अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के थोड़ा भीतर जाएंगे तो जिस तरह का हमारा समाज जी, है, आप पाओगे कि वहां पर भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, टुकड़ों के आधार पर इकट्ठा करके फार्मर प्रोड्यूसर,
ये अंत्योदय नहीं है। एक मैं ये कह रही थी कि फार्मर प्रोड्यूसर की एफपीओ की जो पूरी कल्पना है, जिसमें सभी किसानों की कोई कल्पना नहीं है। आप 200 किसान साथ में आ जाते हैं तो आप एफपीओ बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जिन किसानों का आपस में हित टकराता नहीं है, ऐसे जो गठ बनेंगे वो लोग आसानी से साथ में आ जाएंगे। तो आप किसानों को एक नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप एफपीओ को एफपीओ से आगे चल के लड़ाओगे। अच्छा, ओके। दूसरा ये है कि आप देखेंगे कि एफपीओ की कल्पना जब से बनी है, उसके बाद टिकाऊ एफपीओ माने एफपीओ बनना और उसके टिके रहना, उसमें बहुत ही कम एफपीओ हैं जो सरवाइव कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस एफपीओ को भी मार्केट व्यवस्था का एक हिस्सा बनना है, वो किसानों के लिए नहीं है ना। मार्केट क्या कहती है कि भाई मुझको सस्ता माल दो और उसको मैं महंगा करके बेचती हूँ या बेचता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत महंगा तुम भी कर लो, बाकी का महंगा मैं कर लूंगी, और जो है सबको पैसा हम मिलने की कोशिश करेंगे। मगर जब तक तुम्हारा पर्पस इस मार्केट व्यवस्था में एक गोटी की तरह फिट होना है, तुम सरवाइव नहीं कर सकते। जी जी। क्योंकि ये मार्केट व्यवस्था टिकी ही सस्ता लो और महंगा बेचो के ऊपर है। इतना मतलब ये अपने अनुभव के विषय के नॉलेज के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि जब तक आपका ध्येय जो है वो सस्ता खरीदो और महंगा बेचो का रहेगा, तब तक इस व्यवस्था में जो कमजोर होगा वो एक्सप्लॉइट ही होगा, चाहे वो एफपीओ के माध्यम से हो या चाहे मार्केट व्यवस्था के माध्यम से हो। उसका सॉल्यूशन लाने के लिए कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। या तो कंडीशन ये की जाए कि सारे किसान एक साथ आ जाएं ताकि एफपीओ आपस में लड़ने नहीं लगे, या कुछ और ऐसी व्यवस्था सोचनी पडेगी। मॅडम तुम्ही सांगितलेलं अगदी बरोबर, ऍक्च्युली टेक्निकली अतिशय बरोबर आहे, आणि मी याच्यात तुम्हाला एक इनपुट असा देईल की एफपीओ जो सेगमेंट मध्ये महाराष्ट्रात जो आता विचार आहे तर तो असा आहे की सगळ्या एफपीओ एकत्र येऊन एक महा एफपीसी झालेली आहे, महाराष्ट्र फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, म्हणजे इट इज अपेक्स बॉडी. आणि मग ती अपेक्स बॉडी सगळ्या शेतकऱ्यांच्या हितसंबंध किंवा सगळ्या शेतकऱ्यांना एक गव्हर्नमेंट प्रोक्युरमेंटचं कसं काम मिळेल, किंवा कॉर्पोरेट्स मध्ये आता तुम्हाला मी शेअर करेन की सगळ्या एफपीसीज आता त्यांचं सोयाबीन थेट कॉर्पोरेट्सला विकताय आणि चांगला व्हॉल्युमने विकताय. तर म्हणजे त्यांच्या सिनर्जीज मॅच करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, आणि त्यांना हे माहिती आहे की आपण एकमेकांविरोधात नको जायला, आणि मेंबरशिपचा त्याला एक बेस असल्यामुळे. परंतु तुम्ही सांगितलेला मुद्दा हा महत्वाचा यासाठी आहे की पुढचे धोके लक्षात घेऊन कुठल्याही चांगल्या मुवमेंट किंवा चांगल्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये जर आपण पुढचे धोके लक्षात घेऊन जर त्याचा मूलभूत तुम्ही सांगितलं की स्वस्त घेऊन महाग विकणं, अशा प्रकारच्या थॉट्स पासनं जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचं संरक्षण हे होणं मला असं वाटतं की याच्यात गरजेचं आहे. मगाशी आपला आवाज खूप चांगला आलेला, मी असं विनंती करेल की माईक जर आपण थोडा जवळ पकडला तर आणखीन याच्यात एक संबंधित म्हणून मी एक प्रश्न विचारतोय मॅडम आपल्याला, की भारतामध्ये अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम, म्हणजे जसं आज सीबॉट मध्ये आपल्याला पुढच्या 2 वर्षाचे फ्युचर्स वायदे अवेलेबल आहेत फार्मरला आणि प्रोसेसरला पण. तर भारतामध्ये हा खूप मोठा प्रश्न आहे की एंटायर ज्या काही कमोडिटीज आहेत, 50-60 कमोडिटीज आहेत, आणि त्या 50-60 कमोडिटीज मध्ये फार्मर्स नेहमी विचारतोय की मी कुठलं क्रॉप लावायला पाहिजे, आणि आत्ताचा क्रॉप मी किती दिवस होल्ड करू किंवा कधी विकू, आणि ह्या प्रकारचं जे काही मार्केट इंटेलिजन्स आहे. तर मला आपण नक्की आपले विचार सांगा की अशा प्रकारे शेतकऱ्याला जर एक सिस्टम आपल्याला द्यायचं असेल तर काय काम किंवा त्याचा प्रायोरिटी काय पाहिजे, काय काम करायला पाहिजे असं वाटतं तुम्हाला? मार्केट इंटेलिजेंस जो चीज है ना, उसको समझना ये पड़ेगा आपको कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनके लिए मैंने भी काम किया है, वो लोग अपना पैसा लगाते हैं और मार्केट इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हैं ताकि 3 से 6 महीने के पहले ही उनको समझ में आ जाए कि भाव किधर जाने वाला है। जी जी। अब मेरा ये कहना है कि यही काम किसान को क्यों नहीं करना चाहिए। कल मेरी बात मेरे एग्रोनॉमिस्ट, मेरे जो पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है मेरा साथ में काम करने वाला साथी जो है, उससे मेरी बात हुई और मैंने कहा कि भाई किसान को मार्केट इंटेलिजेंस पहुंचाया जाए, उसकी कोई हम
ऐसे ही चर्चा चल रही थी, चाय पे चर्चा टाइप की आपकी। अच्छा तो उसने मुझको ऐसा कहा कि किसान जो है 70% किसान जो है उनको किसानी में कोई दिलचस्पी नहीं है, बर ओके। वो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि बैंक से कर्जा लो, फिर उस कर्जे को कहीं डाइवर्ट कर लो, ये सारा जो घालमेल किसानों की तरफ से चलता रहता है वो सारा ये है। और देखते हैं कि दरअसल में जो प्रोग्रेसिव किसान है, जिसको किसानी करने में दिलचस्पी है, वैसे केवल 30% लोग हैं। जी मेरा ये कहना है, मैंने उसको ऑफ कोर्स ये कहा कि भाई तुम किसानी में अगर कमाई दोगे तो बाकी के 70% को भी दिलचस्पी होने लगेगी। नहीं तो मैं कह ये रही हूँ कि ये मार्केट इंटेलिजेंस किसान जो है वो खुद एक मैं तो ये मानती हूँ कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक उपक्रम है। हाँ वो पैसा डालता है, वो मेहनत डालता है, और फिर उसके बाद उसको फायदा होता है नहीं होता है, पूरा नुकसान वो उठाता है। जी इससे बड़ा एंटरप्रेन्योर जो है वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। जी तो जी अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, जो कि जी आप हो, तो आपका उपक्रम सक्सेसफुल हो, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। हाँ अगर आप बाजार पे निर्भर रहोगे तो बाजार, फिर मैंने कहा कि वो तो सारा बनाया ही हुआ ऐसा है कि सस्ता खरीदेगा महंगा बेचेगा। वो तुमको क्यों बताएगा कि भाव ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। उल्टा बाजार ने जिन फ्यूचर्स मार्केट्स की आपने बात की, बाजार ने तो ऐसी व्यवस्था की है कि भाव ऊपर जाए या नीचे जाए उनका फायदा ही होना है। मतलब पूरी जो भांडवलशाही की जो पूरी व्यवस्था है, वो व्यवस्था ऐसी ही उन्होंने बना के रखी है। इंश्योरेंस के माध्यम से कहो, फ्यूचर्स के माध्यम से कहो, कि ऊपर जाए तो भी फायदा, नीचे जाए तो भी फायदा, कोई नुकसान नहीं। नहीं नुकसान किसका होता है? सिर्फ उस गरीब आदमी का होता है, छोटे आदमी का होता है, जिसको ये सारी सहूलियत नहीं है। मगर मार्केट इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, अगर गांव के पढ़े लिखे 2 या 3 या 4 नौजवान मिलकर ये तय करे कि हम मार्केट इंटेलिजेंस इकट्ठा करेंगे और गांव के सारे किसानों को देंगे, जो मैं काम करती हूँ, वो जी किसान क्यों नहीं कर सकता है? और उसका खर्चा किसान खुद उठाए। गांव के सारे किसानी मिलके ये तय करे कि ये 4 एनालिस्ट का पगार जो है वो हम निकालेंगे। उनका काम ये है कि एनालिसिस करो और हमको बताओ कि भाव किधर जाने वाला है। सही सही जो काम मैं करती हूँ वही काम कोई भी पढ़ा लिखा समझदार आदमी कर सकता है, और वो करने की जरूरत है। मगर अकेला किसान नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास उतने संसाधन नहीं है। वो मतलब पानी उतना ही है कि तुम नहाओ क्या, पियो क्या, निचोड़ो क्या। मगर सही जब सब मिलकर इकट्ठा होते हैं तो ये संभव बन सकता है कि किसान अपने लेवल पर मार्केट इंटेलिजेंस इतना इकट्ठा करे और उसके आधार पर वो तय करे। मगर सच ये है कि आखिर में ये उपक्रम, औद्योगिक उपक्रम, इसमें नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। हाँ मगर उसका तरीका हम ऐसा बनाएं कि जैसे उद्योगपतियों के लिए होता है या भांडवलशाही में होता है, ऊपर जाए नीचे जाए फायदा ही फायदा है। जी जी आपको ऐसी व्यवस्था अपनी खड़ी करनी पड़ेगी जो सरकार नहीं कर सकती है, जो उद्योगों को वो करने में कोई दिलचस्पी नहीं। आपण खूप चांगला थॉट सांगितला याच्यामध्ये आणि हा खूप प्रॅक्टिकल पण अप्रोच आहे की शेतकऱ्यांनी आपली ओनरशिप असेल असा मार्केट इंटेलिजन्स आणि जसं इंडस्ट्री बॉडीज किंवा मार्केट आत्ताचे पार्टिसिपेट ऍक्ट शेतकऱ्यांनी पण काम करायला पाहिजे आणि हा खरोखर प्रॅक्टिकल आणि अतिशय चांगला पर्याय आहे याच्यामध्ये. आणि त्याच्यासाठी जर शेतकऱ्यांनी थोडा खर्च केला, एका ग्रुपने किंवा समूहाने येऊन थोडंसं जर इन्व्हेस्ट केला तर त्याचे त्यांना फायदे पण मिळणार आहेत. मला असं वाटतं की हे बेस्ट सोल्युशन आहे ह्या तुम्ही सांगितलेल्या ये बेस्ट नहीं है दीपक, ये बेस्ट नहीं है। ये तो आज के सिस्टम में तुम अपना रास्ता कैसे निकालोगे, ये रास्ता है। बेस्ट सॉल्यूशन तो तब होगा जब किसान का अपने उत्पाद पर सेलिंग प्राइस तय करने का अधिकार मिलेगा, वो बेस्ट है। और सबसे आसान है कि सब किसान अगर इकट्ठा हो जाए और ये तय करे कि इसके नीचे तो तूर नहीं बेचेंगे। और तुम सरकारों को, मतलब सरकारों को, उद्योगों को
इस तरह की एक प्रकार की सेंसिटिविटी हम क्रिएट करें समाज में, कि जैसे तुम पेन खरीदने जाते हो और ये नहीं पूछते हो कि ये पेन 10 रुपए का क्यों है, उसी तरह से किसान अगर कहे कि तूर जो है वो 50 रुपए में ही बिक सकता है क्योंकि उसके नीचे मेरा खर्चा भी नहीं निकलता है, तो समाज के भीतर उतनी संवेदनशीलता बननी चाहिए कि वो किसान को उसका पैसा दे। उसके साथ में हमारा किसान खास करके इतना संवेदनशील है कि वो अनाप शनाप प्रॉफिट नहीं कमाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके बनाए हुए सामान से उसकी दुनिया का पेट भरता है। जीव और जंतु दोनों का पेट उसकी बनाए हुए सामानों से भरता है, इसलिए वो अनाप शनाप प्रॉफिट जैसा कि इंडस्ट्री लगाती है उस तरह का नहीं लगाए। इतना समझदार और उतना प्रामाणिक हमारा किसान अभी तो कम से कम है। हा, मला आपला मुद्दा समजला की हे हा मार्केट इंटेलिजन्स करून परत तिथे नफा तोटा करणं किंवा स्पेक्युलेशन करणं हा बेस्ट मुद्दा नाहीये असं तुम्ही म्हणताय, आणि पुढच्या टप्प्यात तुम्ही सांगताय की आपल्या त्याला त्याच्या प्रॉडक्टची एक फेअर प्राइस जी कंझ्युमरला पास ऑन करायची, ती फेअर प्राइस ठरवण्याचा अधिकार किंवा त्याने मिळवला पाहिजे, असं तुम्ही अशी तुमची मांडणी आहे. आणि फक्त याला जोडून मी एक छोटा उपप्रश्न विचारतोय की आज शेतकऱ्याने जरी मार्केट इंटेलिजन्स करायचं ठरवलं तरी मार्केट इंटेलिजन्सला पूरक ज्या प्रायमरी सिस्टम्स असतात, फॉर एक्झाम्पल एक स्वतःच एक गोदाम असणं, क्लिनिंग ग्रेडिंगची साधनं असणं किंवा आणि त्याच्यानंतर एक प्रायमरी प्रोसेसिंग असणं किंवा स्वतः एक्सपोर्ट करणं, ह्या ज्या काही व्हॅल्यू चेन्स आहेत, तर याच्या बाबतीत आज ह्या सगळ्या आउटसोर्स झालेल्या आहेत. म्हणजे शेतकरी स्वतः करत नाही किंवा आज त्याचा मका तो स्वतः त्याचा मॉइश्चर स्वतः कमी करत नाही, तर तो ज्या व्यापाऱ्याला विकतो तर तो मॉइश्चर कमी करून पुढे तो प्रोसेसरला जास्त भावात विकतो. माझा प्रश्न असा आहे की मार्केट इंटेलिजन्सचा पहिला टप्पा समजा आपण केला, पण दुसरा टप्पा तुम्ही जो सांगताय की त्याने आपल्या प्राइसवर जर कंट्रोल किंवा त्याला प्राइस जर ठरवायची असेल फार्मरला, तर त्यासाठी ही जी संसाधनं लागतात तर त्याच्यातली गुंतवणूक कशी आणायची आणि ते काम कसं उभं करायचं, हा एक प्रश्न आहे. तर त्यावर तुम्ही काय सांगाल? तो किसी भी एंटरप्राइज को चलाने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है, बहुत सारी चीजें उसमें औद्योगिक उपक्रम में लगती है, जिसमें सबसे पहला तो ये रहता है कि जब मंदी आती है तो उद्योग अपना खर्चा कम कर देता है। ओके, तो किसान इसके बारे में क्यों नहीं सोचे कि भाई कुछ भी हो जाए तभी बेटी की शादी में तो मुझको 5 लाख का दहेज देना ही देना है, इसलिए मैं बैंक से कर्जा लेता हूँ और किसानी में डालने के बजाय जो है वो बेटी की शादी में डाल देता हूँ। तो इसीलिए उपक्रम को चलाने के लिए खर्चा कम करना, उपक्रम को चलाने के लिए मार्केट इंटेलिजेंस होना, उपक्रम को चलाने के लिए बाजार होना, बाजार में जो ग्रेडिंग सॉर्टिंग करने की व्यवस्था है वो जो तुम्हारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। आप ये बताओ कि कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले तक किसान की जरूरत का सारा सामान उसके कंट्रोल में था, उसको हल चाहिए उसके कंट्रोल में था, उसका कीटनाशक चाहिए अपने कंट्रोल में था, उसका खाद चाहिए उसके अपने कंट्रोल में था, वो सारा तो उसने बाजार को दे दिया, जिसको आप कह रहे हो कि आउटसोर्स कर रहे हैं। तो खर्चे पे कैसे नियंत्रण रह सकता है? तो जिस तरह से खर्चे पर भी नियंत्रण नहीं है उस तरह से कमाई पर भी नियंत्रण नहीं है। तो इसीलिए काम सिर्फ एक पक्ष में करने की जरूरत नहीं है, मार्केट इंटेलिजेंस जहां जरूरी है वहां ये भी जरूरी है कि तुम अपने खर्चे पर नियंत्रण करो। खर्चे का नियंत्रण का मतलब है सिर्फ किसानी का खर्चा नहीं, तो तुम्हारी जीवन शैली का भी खर्चा उसमें आता है। तो इसीलिए तुम्हारे जो सामाजिक व्यवहार है जिसमें तुम ये मानते हो कि गाल पे तमाचा मार के भी गाल तो लाल रखना पड़ता है, ये सारी कहावतें एकदम गंदी, बेकार और नुकसान करने वाली है। तो इसीलिए इस बात को समझना और उससे आगे निकल आना। और फिर तीसरा वाला हिस्सा आता है जिसमें तुम ये कहते हो कि मेरा उत्पाद अगर बन गया है तो अब उसको मैं अपने यहाँ ही ग्रेडिंग सॉर्टिंग इस तरह से करूं या थोड़ा बहुत जो है वैल्यू ऐड करूं और उसको मैं बाजार में बेचूं ताकि मुझको बेटर दाम मिले। जब तक ये पूरी साइकिल को आप कंट्रोल में नहीं लेते हो, जो कि एक उद्योगपति करता है, आप देखिए कि जैसे ही ये हुआ कि भाई मंदी चालू हो गई तो सबसे पहले किया गया कि लोगों की छटनी करो, फिर हुआ कि भाई पगार जो है 10%, 20%, 30% काट दो। क्या है ये? तो ये खर्चा कंट्रोल करना है, क्योंकि तुम्हारी कमाई नहीं हो रही है तो कम से कम तुम खर्चा कंट्रोल करोगे तो तुम दिक्कत वाले टाइम में सरवाइव कर जाओगे। तो जो किसी भी उपक्रम में जरूरी है वो इस उपक्रम में भी जरूरी है।
इस बात को समझना। और जो मैंने कहा कि भाई शुरुआत खुद से करो, जो चेंज तुम देखना चाहते हो वो परिवर्तन पहले तुमको खुद में भी लाना पड़ेगा। मगर अगर किसान ये कहेगा कि नहीं भाई हम तो जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिएंगे, पर सरकार हमको ये भी दे, उद्योग हमको ये भी दे, ये क्यों नहीं मिल रहा है हमको, तो एक आध इलेक्शन में मिल भी जाए, क्योंकि सारा खेल तो इलेक्शन का है, पर ये टिक नहीं सकता है। तुमको आज मिलेगा तो 2 साल के बाद नई सरकार आएगी नए से, क्योंकि तुम हमेशा ही मांगने वाले रहोगे और वो देने वाले रहेंगे। देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, मांगने वाले का हाथ कमजोर रहता है। इसलिए तुमको अपनी परिस्थिति को ऐसी बनानी है जिसमें तुम मांगने वाले न रहो। हुआ मैं आपल्याशी बिलकुल 100% सहमत आहे आणि चर्चेच्या या टप्प्यामध्ये एक पूर्ण स्पष्टता आली आपल्याला की हा एक उपक्रम आहे आणि जसा एक प्रायव्हेट एंटरप्राइज जसा चालतो तसाच तो चालला पाहिजे आणि अगदी इनपुट्स पासून तर आउटपुट पर्यंतच्या सगळ्या ज्या काही चेन्स आहेत तर त्या व्यावसायिक पद्धतीने चालवायला पाहिजे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही जीवनशैलीचा पण मुद्दा त्याच्यात जोडलेला आहे। जीवनशैली सुद्धा तुम्हाला, आणि ह्या सगळ्यांच्या पलीकडे जाऊन परत जो क्रोनिक कॅपिटलिझम आहे, म्हणजे खूप खूप एक्सेस असा भांडवली टच नको या सगळ्या प्रक्रियेला, असं मला दिसतंय या सगळ्या आपल्या चर्चेमध्ये। या सगळ्या आपल्या चर्चेच्या उत्तरार्धात आणि शेवटच्या टप्प्यामधला एक महत्वाचा प्रश्न जो शेतकऱ्यांना पण इंटरेस्ट आहे त्याच्यामध्ये मॅडम, की आता जी आपली कडधान्य आहेत, तेलबिया आणि अन्नधान्य, म्हणजे आपण असं म्हणूया की गहू तांदूळ ही जी अन्नधान्य, मका, ज्वारी सारखी भरड धान्य किंवा ज्याला आम्ही म्हणजे एक तृणधान्यातली एक कॅटेगरी म्हणतो, त्यानंतर पल्सेस मध्ये हरभरा असेल, तूर असेल, आणि ऑइल सीड्स मध्ये सोयाबीन असेल, ग्राउंडनट असेल। आपल्याला असा प्रश्न विचारायचा आहे की आजच्या ग्लोबल सिच्युएशन मध्ये ह्या क्रॉप्स, हे जे सगळे हा जो पॅकेज आहे ज्याच्यावर मोस्टली जास्तीत जास्त शेतकरी अवलंबून आहेत, तर ह्या पिकांचं आजच्या ग्लोबल बाजारभावाच्या संदर्भामध्ये पुढचे साधारणपणे एक दीर्घकालीन प्रक्रियेविषयी मी विचारतो की दीर्घकाळामध्ये ह्या कमोडिटीच्या बाजारभावाची चाल ग्लोबली आणि डोमेस्टिकली आपल्याला कशी वाटते आणि कुठल्या दिशेने बाजार जाईल असं आपल्याला वाटतंय? तो बाजार की जो भाव का जो ट्रेंड है उसको आप ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं फोरकास्ट कर सकते। मैं ये नहीं कह सकती कि अगले 1 साल में भाव क्या होगा या 5 साल में भाव क्या होगा, ये संभव नहीं। हाँ, ये है ना, तो इसीलिए कह क्या रख सकते हैं हम कि अभी 3 या 4 महीने में भाव की दिशा क्या लगती है। भाव के फोरकास्ट में जो है, प्राइस के फोरकास्ट में इतना ही आप ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि वैश्विक परिस्थिति भी बदलती रहती है, फिर नई फसल आ जाती है, तो नई फसल अच्छी रही कि खराब रही कि वो सारा रहता है। अपने देश में इस साल ये हुआ है कि क्योंकि पिछला सारा साल अपना कोविड में खत्म हो गया। कोविड में होटल बंद रहे, कोविड में बाजार बंद रहे, कोविड में उद्योग बंद रहे, उसके चलते पिछले साल का बहुत सारा माल इस साल बच गया। जैसे आप सोयाबीन में देखेंगे या मक्के में देखेंगे या गेहूं में देखेंगे या कपास में देखेंगे, कैरी फॉरवर्ड जो है पिछले साल का जो है वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। आज तक इतना कैरी फॉरवर्ड हमने देखा नहीं। अब उसके चलते भाव जो है वो गिरने चाहिए, पर भाव गिरे नहीं, हो ये गया है कि भाव जो है उल्टा ऊपर चले गए, बढ़े हैं। तो इसमें जो है वो 2 तत्व काम कर रहे हैं। एक तो ये तत्व काम कर रहा है कि भारत में मौसम जो है वो पिछले 2-3 सीजन से ऐसा हो रहा है कि मॉनसून वापस बहुत देर से जा रहा है, तो इसीलिए फसल को नुकसान हुआ है। फसल को जैसे ही नुकसान होता है, ऐसा सुनने में आता है, तो जो बाजार के बड़े बड़े तत्व होते हैं वो लोग जमाखोरी में लग जाते हैं, ये कह के कि फसल तो कम होने वाली है, भाव तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसमें जो दूसरी चीज ऐड हुई है वो ये हुई है कि वातावरण जो है वो दुनिया भर में गड़बड़ रहा है। अमेरिका में बहुत बारिश हुई है, चीन में बहुत बाढ़ आई है, और अभी ला नीना करके एक कॉन्सेप्ट है, अल नीनो और ला नीना, कई बार अखबारों में उसकी चर्चा होती है। तो ला नीना वातावरण जब बनता है तब भारत जैसे देशों में अधिक बारिश होती है, और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जो विश्व वृत्त के नीचे वाले जो देश हैं, जिसको सदर्न हेमिस्फीयर हम कहते हैं, वो उन देशों में सूखा पड़ता है।
तो वो होने की वजह से अभी जो फसल तैयार है उसको नुकसान हुआ है, और ऐसी संभावना बन रही है कि जो नई फसल, जो खास करके जो सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जो नीचे के देश हैं, उनके यहाँ भी सूखा अकाल पड़ने की संभावना बन सकती है। उसको चलते मार्केट जो है वो, अंतरराष्ट्रीय बाजार जो है वो ऊपर चला गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार जब ऊपर जाता है तो हमारे लिए निर्यात की संभावना बन जाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बढ़े हुए भाव में भी आपके सोया मील की, कपास की, इन थोड़े दिनों में मक्के की निर्यात की संभावना बन जाती है, क्योंकि हमारे भाव तो बढ़े हैं पर दुनिया के भाव ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। तो इसीलिए दुनिया बढ़े हुए भाव में भी भारत का जो सामान है वो दुनिया में सबसे सस्ता है, इसलिए जिनके यहाँ नहीं होगा वो भारत से आकर खरीदेंगे, और उसकी वजह से भाव जो है वो बढ़े हुए हमको दिख रहे हैं। तो मगर ये बढ़े हुए भाव टिक सकते हैं क्या? क्योंकि पिछले साल का रिकॉर्ड कैरी फॉरवर्ड जो है वो हमारे यहाँ है, और हमारे यहाँ क्योंकि बारिश लंबी हो गई है इसलिए फसल की कटाई जो है वो उसमें विलंब हो गया है, 1 या 2। जो पहले हम सोच रहे थे कि नहीं, बुआई जल्दी हो गई थी, माइग्रेशन हुआ था लोगों का, तो इसलिए सारे लोग खेती में लग गए थे, बारिश भी अच्छी हुई थी, इसलिए बुआई बहुत जल्दी और बहुत तेजी से हो गई, इसलिए कटाई भी जल्दी और तेजी से होगी। उसको ब्रेक लगी क्योंकि बारिश जो है वो लंबी हो गई, और उसकी वजह से कटाई में भी नुकसान, मतलब एक तो नुकसान भी हुआ ऐसा लग रहा है, और देरी भी हो गई ऐसा लग रहा है। तो इसकी पूरी संभावना है कि जो अभी भाव बढ़े हुए हैं उस पर ब्रेक लगेगी, क्योंकि बढ़े हुए भाव निरंतर नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप बढ़ते ही जाएंगे और अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव अगर गिरना शुरू हो गए तो फिर आपका माल महंगा हो जाएगा और आपका निर्यात बंद हो जाएगा, और आपके देश में जो एक तरह का भरे हुए गोदाम है उसमें बेचने की जो है वो आपकी मजबूरी जो है वो बढ़ जाएगी। इसमें तीसरा एंगल जो जुड़ा हुआ है वो है सरकारी खरीद का। किसान चूंकि एजिटेट कर रहा है, किसान चूंकि रास्ते में है, तो जो एमएसपी की खरीदी नॉर्मली सरकार की तरफ से नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में शुरू होती है, वो इस बार अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में शुरू हो गई है। आप देखिएगा कि कपास की जो खरीदी नॉर्मली मिड नवंबर में भी शुरू होते होते, सेंटर खुलते खुलते, लोगों का दबाव बनते बनते जो नहीं होते हैं, पंजाब हरियाणा में 2-2.5 लाख बेल का जो है वो प्रोक्योरमेंट एमएसपी के इस पर सरकार ने कर दिया है, क्योंकि किसान रास्ते पर है। तो अगर सरकार भी खरीदने लगे, नई फसल लाने में देर भी हो जाए और ज्यादातर माल जो है वो सरकार के गोदामों में बंद पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि डिमांड और सप्लाई में सप्लाई कम हो गई है, भाव ऊपर हो गया है। सप्लाई जब बढ़ेगी तब ये भाव नीचे आ जाएगा। फार चांगल्या पद्धतीने तुम्ही समजावून सांगितलं शॉर्ट टर्म मध्ये, आणि 3 ते 4 महिन्यांसाठीच आपण असा व्ह्यू आपण घेऊ शकतो, आणि तुम्ही सांगितल्यानुसार बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना एक दिशा हवी असते त्यांच्या आकलनासाठी, आणि अशा प्रकारचं गायडन्स खूप उपयुक्त ठरतं असं शेतकऱ्यांचं पण आपल्याला फीडबॅक्स आहेत. तर ह्या आपण आजपर्यंत ह्या आत्ताच्या ज्या चर्चेमध्ये आपण खूप मोठा चर्चेचा एक स्पेक्ट्रम घेतला, की अगदी कृषी कायद्यांपासनं आणि मध्ये शेतकऱ्यांच्या मालकीचे किंवा शेतकऱ्यांची ओनरशिप असलेल्या व्हॅल्यू चेन्स, आणि या आत्ताच्या नव्या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांची पण एक काय जबाबदारी असू शकेल, हा एक मुद्दा झाला. आणि आत्ताच्या बाजारभाव आणि जागतिक आणि तसेच देशांतर्गत जागतिक बाजारभावाच्या स्थितीवर, वेदर असेल, सरकारी खरेदी असेल, आणि एकूणच पॅन्डेमिक नंतरच्या ज्या प्रक्रिया असतील, या सगळ्यांवर आपण अतिशय सुस्पष्टपणे आणि ठामपणे आपल्या भूमिका खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितल्यात. आपली निरीक्षणं, मतं यांचा नक्कीच आमच्या शेतकऱ्यांना आणि आम्हाला या प्लॅटफॉर्मला सुद्धा खूप उपयुक्त असे ऑब्झर्वेशन्स आपण दिले. मी आपलं आभार मानतो आणि अपेक्षा करतो की आपण क्वार्टरली किंवा 6 महिन्याने आपण आपले व्ह्यूज अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना आणि या प्लॅटफॉर्मला ऐकायला मिळावेत अशी आपल्याला मी विनंती करतो, आणि मी इथे थांबतो. थँक्यू. दीपक, आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात को जरूरी समझा कि इस तरह की चर्चा भी की जाए। मगर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जब विचारों की आप-ले करते हैं
तो बहुत सारी चीजें असंभव सी लगती है, मगर उसी में से कहीं से आइडिया निकल आता है और किसी को ये लग जाता है कि हाँ ये रास्ते तो किया जा सकता है। तो उन विचारों की आपले करना बहुत ज्यादा जरूरी है और फिर उसमें से प्रैक्टिकल क्या निकल सकता है उस दिशा में काम करें हम लोग। मगर अगर विचारों की स्पष्टता हो तो भटकाव जो है वो कम होता है। इसलिए मुझको लगता है कि आज की चर्चा आपने मेरे साथ की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।